नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पकड़ा गया है। एनआईए ने कैलिफोर्निया से उसको गिरफ्तार किया। इंटरनेशनल सोर्स से गोल्डी की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए ने कैलिफोर्निया से गोल्डी बराड को पकड़ा। इंटरनेशनल सोर्स से जानकारी मिली है। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। इंटरनेशनल सोर्स से भारत की खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला कि कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पकड़ा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। एनआईए ने कैलिफोर्निया से उसको गिरफ्तार किया है। इंटरनेशनल सोर्स से भारत की खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट ये मिला कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड कुख्यात और इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार को नहीं मिला, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको फिलहाल दे रहे हैं। कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पकड़ा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनआईए ने कैलिफोर्निया से उसको गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। पंजाब के रंगदारी रैकेट में शामिल इसका नाम। कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में ये शामिल था। फरीदकोट का रहने वाला है गोल्डी बराड। अब एनआईए ने कैलिफोर्निया से इसको गिरफ्तार किया। पिता पंजाब पुलिस में एएसआई थे और बेटा देखिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी गोल्डी बराड ने ली थी। गोल्डी पर यूएपीए के तहत भी कई केसेस दर्ज है। गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एक गोल्डी बराड है कौन। और देखिए एनआईए ने कैलिफोर्निया से इसको गिरफ्तार किया। संवाददाता रवि यादव इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। रवि, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या अभी तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार को मिला? देखिए, अभी औपचारिक पुष्टि इसकी कोई भी एजेंसी नहीं कर रही, चाहे वो कैलिफोर्निया पुलिस, एफबीआई हो या फिर एनआईए हो। लेकिन अभी जिस तरह से दबी जबान में अधिकारियों ने जो हमारे से दूरभाष पे बात की, उनका ये कहना है कि ये रोग दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, एनआईए, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और वो इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए हुए थे कि गोल्डी बराड जो है वो कैलिफोर्निया में है। उसके बाद 20 नवंबर के आसपास जो है ये जो बात आ रही है सामने कि 20 नवंबर को इनको डिटेन किया गया है। ये वहां हिरासत में है और कई अधिकारियों ने जो है वो वहां की पुलिस से तालमेल किया है और एक डेलीगेशन मैं आपको बता दूं एनआईए का और रो का ज्वाइंट डेलीगेशन जो है वो अमेरिका भेजने की तैयारी हो ताकि इसको डिपोर्ट करने की तैयारी करें और इसको यहाँ लाया जा सके। लेकिन अभी औपचारिक रूप से किसी भी एजेंसी ने, भारतीय और अमेरिका एजेंसी ने कोई पुष्टि नहीं की है। जी, गोल्डी बराड कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी में लंबे वक्त से रह रहा था और लगातार इसको लेकर तलाश जारी थी। रवि, अब इसको चूंकि पकड़ा गया है तो ये क्या कब साफ हो पाएगा कि कब तक इसको भारत ला सकते हैं? देखिए, ऐसे इंटरपोल की मदद से ये कामयाबी मिली है और कनाडा से भागकर ये कैलिफोर्निया गया था। तो हर देश की अपनी एक जुडिक्शन, अपनी एक प्रक्रिया होती है और जो डिपोर्ट की प्रक्रिया है वो लाजमी है कि इस तरह का पेशेवर क्रिमिनल है तो हर देश की पुलिस वहां की जिम्मेवारी समझती है कि उसके यहाँ इस व्यक्ति ने क्या क्राइम किया है, किन लोगों से जुड़ा था, क्या यहाँ भी उसने कोई डैमेज किया है। तो वो पुलिस जो है अभी इस जांच में जुटी होगी कि किस तरह की घटनाक्रम यहाँ की थी और क्या इसको पहले डिपोर्ट करने से पहले उन्हें अपने यहाँ ट्रायल चलाना चाहिए या नहीं, या फिर ये सारी जो संलिप्तताएं थी, क्योंकि ये कनाडा से भागकर कैलिफोर्निया आया था। तो ये देखने वाली बात होगी कि पिछले 6 महीने में किस तरह की घटनाएं, किस तरह का अंजाम जो है वो कैलिफोर्निया में या अमेरिका में किस आदमी की मदद से पहुंचा था। उस जांच को पूरा करने के बाद यदि कोई क्राइम वहां नहीं होता है तो डिपोर्ट की प्रक्रिया जो है इसमें शामिल की जाएगी। और मैं आपको बता दूं
इसी कड़ी में लुधियाना में जो एक ब्लास्ट हुआ था, लुधियाना में जैसे ही मूसेवाला की हत्या हुई थी उसके 15 दिन बाद लुधियाना की अदालत में एक ब्लास्ट हुआ था। उसका मुख्य आरोपी जो था, हैप्पी जो था, वो मलेशिया से जो है वहां से एनआईए की पुलिस ने डिपोर्ट करवाया था और वो एनआईए ने आज उसको सुबह तड़के 4 बजे जो है वो गिरफ्तार कर लिया है एयरपोर्ट दिल्ली से। तो ये एक नेक्सस को तोड़ने का काम हमारी तमाम एजेंसियां हम कह सकते हैं कि कर रही है। और इंटरपोल की जो बैठक नवंबर में हुई थी 19, 20 और 21 नवंबर को 3 दिन चली प्रगति मैदान में, ये लगता है उस बात के भी नतीजे हैं। और एनआईए ने पिछले 3 महीने की यदि बात करें तो 120 से अधिक जगह पे छापेमारी की सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। और 2-3 दिन पहले भी जो हम बात करें कि 20 लोकेशन पे जो छापेमारी थी, ये तमाम गैंगस्टर थे, चाहे वो टिल्लू ताजपुरिया हो या फिर नीरज बमाना हो, लॉयंस बिश्नोई हो, इन सभी को जो है किस तरह से डिकोड करना था। पाकिस्तान के साथ लगता हुआ पंजाब स्टेट है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही थी, राजस्थान के अंदर हो रही थी। ये जो बॉर्डर एरिया है, इनके साथ साथ किस तरह से ये लोग जो है नशे की खेप मंगवाते हैं, नकली नोटों का जो है इनका एक बड़ा गिरोह चलता है और 500 से ज्यादा गुर्गे एक एक गैंग के लिए काम करते हैं। ये तमाम जानकारी, और ऐसा हम कह सकते हैं कि पहली बार हुआ है देश में जो जांच एजेंसियां आतंकवाद को लेके बड़ा काम करती थी, वो इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि आईएसआईएस से और बड़े लोगों से, पाकिस्तान में बैठे जो आकाओं से, उन लोगों से इनके संबंध हो गए थे जो देश के लिए घातक हो सकते थे। जी रवि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि मूसेवाला मर्डर का आरोपी पकड़ा गया। फिलहाल अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में आरोपी है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। हरप्रीत सिंह को भगौड़ा घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। जब वो कुआलालंपुर से दिल्ली आया था उस वक्त गिरफ्तारी हुई है। एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुखिया लखबीर सिंह रोड का सहयोगी है। साल 2021 में लुधियाना कोर्ट में धमाके के लिए रोड के अलावा हरप्रीत सिंह भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि कोर्ट में हुए धमाके में एक की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी है। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में लिया था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। इन नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पर धमकियां लिख दी है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एआईएसए के सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट एन साईं बालाजी ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा कि हमें नहीं पता एबीवीपी किस बारे में बात कर रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एबीवीपी ने खुद किया है। तो देखिए, इस तरह का मामला सामने आया। दीवारों पर जो धमकियां लिखी हुई है ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एबीवीपी और एआईएसए आमने सामने एक बार फिर से जेएनयू की दीवारों पर जो नारे लिखे उसको लेकर बवाल मचा है। और अब श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट से बाद होने वाली पूछताछ के लिए जेल जाएगी। इस टीम में एफएसएल और जांच अधिकारी समेत कुल 4 लोग होंगे। ये पूछताछ आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच की जाएगी। पिछले दिनों आफ्ताब को ले जाते वक्त जो हुआ था हमला, उसे देखते हुए जांच टीम ने जेल जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। लगातार इस खबर पर भारत 24 की नजर बनी हुई है
और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आधा सच बताया, आधा आफ्ताब ने छिपा, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। लेकिन कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हुआ। नार्को में कबूलनामा क्या, इसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। तो देखिए नार्को में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कबूलनामा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब बार बार अचेत हो रहा था, तो इसकी जानकारी अब हम आपको देंगे कि नार्को में क्या क्या हुआ। आफ्ताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां पर है, ये सवाल आफ्ताब से पूछा गया। आफ्ताब ने जवाब दिया कि उसने श्रद्धा का फोन फेंक दिया था। आफ्ताब ने खुद कबूला है कि उसने श्रद्धा का फोन फेंक दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल ली है, तो उसका कबूलनामा सामने आया। टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी आफ्ताब ने कल नार्को टेस्ट के दौरान कबूली, जब सवाल उससे पूछा गया। गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की बात कही। इससे पहले कोर्ट में भी आफ्ताब की तरफ से बात कही गई थी कि मुझे गुस्सा आया और मैंने कत्ल कर दिया। अब नार्को में भी इसी तरह की बात आफ्ताब ने कही है। तो नार्को में आफ्ताब का कबूलनामा क्या था वो आपने देखा। इन एंगल्स पर जांच होगी। नंबर 1 देखिए, हत्या में कोई और भी हो सकता है शामिल, इन एंगल से भी जांच होगी। किसी को पैसे देकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इसको लेकर के भी जांच होगी। श्रद्धा के सिर और आरी को किसी और से ठिकाने लगाया गया था। तो जिस एंगल से जांच इस पूरे मामले में होगी वो जानकारी हम आपको फिलहाल दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आफ्ताब को आरी या सिर की जानकारी ना हो, इसलिए दूसरे एंगल से भी इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। नार्को में आफ्ताब का कबूलनामा। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब बार बार अचेत हो रहा था। आफ्ताब से पूछा गया श्रद्धा का फोन कहां पर, उसने जवाब दिया कि श्रद्धा का मर्डर जब मैंने किया तो श्रद्धा का फोन मैंने फेंक दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात भी कबूली। टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी आफ्ताब ने कबूली। कहा गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की है। इस एप्लीकेशन से खुलासा हुआ कि घोटाले के आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया। ईडी का यह भी दावा है कि आरोपी सबूत मिटाने के लिए इन मोबाइल फोन्स को नष्ट भी करवा रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किए गए सरकारी बंगले में रहता था और मुख्यमंत्री केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था। मंत्री कैलाश गहलोत की बात करें तो वो अपने सरकारी बंगले में न रहकर नजफगढ़ के एक प्राइवेट घर में रहते थे। एप्लीकेशन में कुल 36 लोगों के नाम है और शराब घोटाले में ईडी की रिमांड एप्लीकेशन सामने आई। 170 मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे आरोपी। सबूत मिटाने के लिए फोन को नष्ट किया, ईडी की तरफ से कहा गया है। एप्लीकेशन में कुल 36 लोगों के नाम शामिल और ईडी ने कोर्ट में कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आया। चूंकि ईडी ने कोर्ट में कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल में छिपा है शराब घोटाले का राज। ईडी ने कोर्ट में 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए हैं। ईडी की तरफ से 36 नंबर्स, 36 लोगों के नाम ये पेश किए गए। इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही। इस पूरे मामले को लेकर हम आपको बता रहे हैं, सिसोदिया ने कुल 14 मोबाइल फोन्स बदले। जब जांच हुई, जांच के बाद ये बात निकलकर सामने आई। अमित अरोड़ा ने 11 बार मोबाइल बदले। मनीष सिसोदिया ने भी मोबाइल बदले, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अमित अरोड़ा ने भी मोबाइल बदले हैं, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 फोन बदले हैं। तो फोन बदलने की बात, कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल लगातार बदले, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। संदिग्धों ने 170 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए 170 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए, जिसमें ईडी सिर्फ 17 मोबाइल फोन बरामद कर पाई है। बाकी मोबाइल फोन्स कहां पर है, इसकी जांच लगातार जारी है।
ईडी अब तक सिर्फ 17 मोबाइल फोन्स बरामद कर पाई है और मोबाइल फोन्स कहां, इसकी जांच लगातार तेज। और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कथित तौर पर मिलने वाली जांच समिति की रिपोर्ट में बात निकलकर सामने आई। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कथित तौर पर मिलने वाली सुविधाओं की जांच को लेकर समिति बनाई गई थी। सदस्यीय कमेटी में दिल्ली के प्रिंसिपल कैटेगरी होम तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 सदस्यीय कमेटी में दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी विजिलेंस शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्येंद्र जैन का परिवार सत्येंद्र जैन से जेल के वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर मिला जहां नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकात नहीं कराई जा सकी। इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी और जेल सुप्रिंटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए और कहा कि बिना उनके सहयोग से ऐसी मुलाकातें संभव नहीं थी। तो सत्येंद्र जैन मामले में बड़ा खुलासा, परिवार ने मुलाकात की थी। और देश भर में धर्म परिवर्तन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। एक के बाद एक ज्यादातर प्रदेशों में धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बनाया। अब उत्तराखंड में कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था, ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाया। उधर केरल कर्नाटक में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा किया जा रहा है। केरल कर्नाटक के चर्च का दावा, ये 10,000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार है। 2,000 लड़कियां गायब हो गई, जिनके बारे में हाई कोर्ट राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। केरल में तो चर्च ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी लड़कियों को फंसाकर सीरिया, अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल अभियान चलाएंगे। केरल कर्नाटक की 2,000 लड़कियां गायब, इस तरह की खबरें सामने आ रही है और चर्च का दावा कि लड़कियों को अफगानिस्तान भेजा गया। और महाराष्ट्र के धुले जिले के देवपुर गांव में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर महिला ने अरशद मलिक नाम के एक शख्स पर संगीन आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि अरशद मलिक ने अपना नाम हर्षद बताकर उससे शादी की, जहां उसने धर्म छिपाया था। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी अरशद 2 साल से उसे टॉर्चर कर रहा था। इस बीच आरोपी ने पिता ने भी महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला के 70 टुकड़े कर देने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत के बाद आरोपी अरशद मलिक के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ महिला जजों की बेंच बनी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कोर्ट नंबर 11 में बैठी है। बेंच ने कल 32 मामलों में सुनवाई की। इनमें 10 वैवाहिक विवादों के थे, 11 जमानत से जुड़ी ट्रांसफर याचिकाओं और अन्य 11 अलग अलग विवादों से जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदिश चंद्र अग्रवाल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये तीसरा मौका था। पहली बार साल 2013 में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की बेंच बनाई गई थी। दूसरा मौका साल 2018 में आया, जब जस्टिस सार भानुमति, जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच गठित की गई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज हैं।
और भारत की G20 समिट की अध्यक्षता शुरू हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के थीम से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ सरकार ने सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्सी, कैब, कोच चालकों के बीच ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट दिए गए। ये ट्रेनिंग पर्यटन मंत्रालय की ओर से दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले बेंच में 134 महिलाएं समेत 300 ड्राइवर शामिल हैं। समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर काम करेंगे।